और जितनी आपकी क्लियरिटी आपकी होगी, डेफिनेटली आप जो है उसी हिसाब से आप उस पर रिसर्च करेंगे। ये छोटी सी एक कोटेशन है, मैंने एक नोबेल प्राइज हंगेरियन साइंटिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं ये, अल्बर्ट सेजन गोगली हैं ये। उनका बड़ा अच्छा एक कोटेशन है, रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी एल्स हैज सीन एंड थिंक व्हाट नोबॉडी हैज थॉट। बहुत प्यारी बात इन्होंने कही है, बहुत एक ही लाइन में इन्होंने कि तहकीक तो जो है वो जारी पता जो रिसर्च सबने जो जो देखा है आपने, जो देखा है सबने वही देखा है। और असल चीज ये है कि जो सोचने की बात, थिंक, जो किसी ने नहीं सोचा है, व्हाट नोबॉडी हैज थॉट, वो सोचना है आपने। तहकीक तो जो जो सबने देखा है वो आपने भी हैज सीन, आप भी देख लेंगे। लेकिन असल जो चीज है कि सोचने की बात है, कि आपने वो चीज थिंक करनी है व्हाट नोबॉडी हैज थॉट। तो रिसर्च के वाले से बड़ी सूटेबल थी, मैंने कोटेशन आपको मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो रिसर्च प्रपोजल में वो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये फॉर्मेट है आपके सामने, कि ये हेडिंग्स जो हैं आप कंटेंट लिस्ट आप शेयर, मैं आपसे शेयर कर दूंगा पूरा पूरी छोटा सा मैंने एक दो पेज का बनाया हुआ आपसे, तो आप उसको अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ रिसर्च में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होगा, बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम होगा, एसओपी होगा, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी ऑफ फ्रेमवर्क अगर आपका है कोई वो आप यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर व्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सिग्निफिकेंस, स्कोप एंड लिमिटेशन, डेफिनेशन, एंड द लास्ट जो है रेफरेंस लिस्ट होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो सबसे पहले आपका टॉपिक जो है वो आपने कैसे चूज करना है, ये सबसे बेसिक चीज है। देखें, एक तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैं बहुत मुख्तसर सा इस पे, क्योंकि हमारे पास तकरीबन मुझे 12 बजे इसको वाइंड अप करना है, तो मैं 25-30 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन को, पीपीटी को क्विकली जो है वो रन करूंगा। तो क्वेश्चन आंसर में कुछ चीज़ आ जाएगी, ठीक है, वरना हम 12 बजे हमें इसको क्लोज करना है। सबसे पहले तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें, और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको किस पे ज्यादा जो है कमांड हासिल है, चाहे वो किस आप इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं, ऑफ कोर्स दुनिया बहुत बड़ी है, ग्लोब, किस ग्लोब में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, किस एरिया में आपकी ज्यादा स्टडीज है, आपको ज्यादा नॉलेज है, हाउ नो है आपकी। मेरा ख्याल है कि आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट और फिर जिनके साथ आप कर रहे हैं, फिर उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से अपने आप को थोड़ा रिलेट करना पड़ता है। जाहिर बात है जिससे आप कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि जो ना वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना चाहते हैं, और उनकी नॉलेज उसमें उसी एरिया में ज्यादा होती है। तो पहले सबसे पहले आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है आइडेंटिफाई कर लें, फिर जाहिर बात है जो मैं उसके साथ ही रिलेटेड चीज़ है रिव्यू लेट, आप देखें कि आप जिस पे काम करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपने उस पे आपकी नॉलेज भी होगी, आपने बुक्स पढ़ी होंगी, आपके बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े होंगे, कुछ राइटअप लिखे होंगे, मे भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो, मे भी कुछ को ऑथरशिप में कुछ काम किया हो, मेन ऑथरशिप में काम किया हो, आप में से कुछ तो एमफिल के हैं, कुछ पीएचडी के हैं, तो प्रीवियसली ऑफ कोर्स आपने डिसर्टेशन राइट किया होगा। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट काफी हद तक तो डिफाइंड हो चुका होता है। और और फिर जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे होते हैं, मैं तो आपको अक्सर आपको भी कहता हूँ, और भी लोग मेरे पास आते हैं कि हमें अपने जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या एक तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट, दूसरी बात है हम जहाँ रह रहे होते हैं हम उसके बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं। और आप यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के जो सोशल हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। सो व्हेन यू सेलेक्ट योर टॉपिक, आई थिंक यू शुड इंक्लूड द लोकलाइजेशन जो है, यू शुड इंक्लूड, और you should include your country, or you should your research should be connected with your country। तो उसका बेनिफिशियल आपका स्टेट होना चाहिए, वो कि जहाँ जहाँ आप चीज़ों को अप्लाई कर सके। तो आपने रिव्यू जब टॉपिक सिलेक्ट करें तो जाहिर बात उसके बारे में आपको एक एग्जिस्टिंग लिटरेचर कितना है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप ये डिफाइन कर सकें भाई उसमें गैप्स कितना है, मैं क्या करूंगा उसके अंदर। तहकीक में तो वही ना जो मैंने आपको कोटेशन पहले देखी, तो जो सबने देखा है वो मतलब वो आप भी देख लेंगे, लेकिन जो थिंकिंग है ना, कि जो किसी ने सोचा वो आप सोचेंगे आप, तो जो जो गैप्स हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। फिर आप अपनी उस इसको देख के आप अपनी एक्सपर्टीज आप देखें कि इसके बाद आपकी एक्सपर्टीज जो थोड़ी बहुत है वो कहाँ पर है। फिर अपनी फिजिबिलिटी बना लें, अवेलेबिलिटी गैप्स कितने हैं, क्या चीज़ें, उसके बाद फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो मरहला है वो भी साथ साथ चलता रहेगा, कि अपने मेंटर के साथ मिले हैं जिसके आप रिसर्च कर रहे हैं, फिर आपने पीयर्स कोई और हैं, मतलब पीयर से मतलब पीयर रिव्यूज की बात हो रही है,
कि आप दिखा लें। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहें, फिर अपनी रिसर्च को, अपने एरिया को मजीद नारो डाउन कर लें और मजीद फोकस कर लें। अभी मेरे पास बीएस के स्टूडेंट से रिसर्च करने आते हैं, तो वो कोई साउथ एशिया को सिलेक्ट कर रहा होता है, कोई तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल छोटा काम करें, बिल्कुल माइनर सा काम करें, उसमें डीप स्टडी करने की कोशिश करें। आप पूरे पूरे रीजन और सब चीजों को कवर नहीं कर सकते। आप रीजन की किसी एक चीज को पकड़ जो है वो लुक आफ्टर कर लें, देख लें कि क्या चीज ऐसी है जो आप कर सकते हैं। फिर आपने उसमें देखें कि आप उसके जो इश्यूज, करंट इश्यूज हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। फिर अपना टॉपिक को आप चेक करें, दोबारा रीचेक करें आप, और अपनी रिसर्च मेथड को देखें। फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए कि ताकि फॉर एग्जाम्पल आपने रिसर्च क्वेश्चंस या आपने चीजें आप सेट की हैं आपने, तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए उसके, ताकि आप उसको मॉडिफाई भी कर सकें। फिर उसकी पर्सनल सिग्निफिकेंस, तो ये सब चीजें प्रोसेस करेंगे तो आपको टॉपिक सिलेक्शन में काफी हद तक हेल्प होगी। लेकिन बहरहाल अगेन मैं कहूंगा कि आपके जो नॉलेज, आपके जिस कमांड, आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपके जो मेंटर का है, मिलके और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ही आप चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल कोई ऐसी हतमी चीज नहीं है जिसपे मैं कहूँ कि आप जो है वो टॉपिक इस तरह तय करेंगे। टॉपिक तो पता है आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपकी नॉलेज कितनी है, आपके मेंटर से मिलकर कितना आप चीजों को डिफाइन कर पाते हैं, उसे डिफाइन के बाद ही आप जो है देन यू विल डिसाइड व्हाट विल बी योर टॉपिक। ओके। सबसे पहले हेडिंग जो अब्स्ट्रैक्ट की है, जो अब्स्ट्रैक्ट हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस हेडिंग में कि अब्स्ट्रैक्ट, आपको पता है 4 किस्म के अब्स्ट्रैक्ट हैं, डिस्क्रिप्टिव है, इंफॉर्मेटिव है, क्रिटिकल है, हाईलाइटेड है। तो ज्यादातर जो मेन जो अब्स्ट्रैक्ट की जो मेन काइंड है वो डिस्क्रिप्टिव है और इंफॉर्मेटिव है। तो सोशल साइंसेज में जहाँ पर हमारी कोई ऐसी कोई फाइंडिंग, अभी तो हम प्रपोजल की उसमें फॉर्म में है, तो हमारी कोई एक्चुअल एक्चुअल फाइंडिंग्स तो है नहीं है, हमारा कोई ऐसा कोई कंक्लूडिंग पॉइंट तो हमारे पास है नहीं। हम टेंटेटिवली कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हुए होते। तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ज्यादातर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिसके की जो जो कंपोनेंट्स हैं वो, कि आप जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो आप ऑफ कोर्स आप डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे अपने पहले में उसमें लिखेंगे, अपने कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, अपने टॉपिक को, अपनी चीजों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे 1-2 लाइनों में। फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, जो आपके 2-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लिख लें, द स्टडी कुछ जो आपकी उसको आप ऑब्जेक्टिव पे, फिर आप मेथोडोलॉजी एक आध लाइन में लिखते हैं कि क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, उसमें अगर मजीद कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा, अगर एक आध लाइन में आप चीजों को एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है, जारी बात है आपके पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई डिफाइंड रिजल्ट या ऐसी कोई चीजें लेकिन यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो जरूरी नहीं डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट लिखें आप, तो ऐसे यहाँ जरूरी। लेकिन बहरहाल इसमें आपने अपना कॉन्टेक्स्ट जो आपका स्टडी का है उसको डिस्क्राइब करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और अपने रिसर्च मेथड को एक आध लाइन में डिफाइन, अगर आपको थ्योरी आपने अप्लाई की है तो वो आप एक आध लाइन वो डाल लें, और आखिर में कंक्लूड की लाइन डालना चाहें डाल लें। सिंपल मैंने थोड़ी एग्जांपल भी लिखी है कि आप किस तरह अपनी चीज को, कि दिस डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट या कोई भी आप द स्टडी आउटलाइन या दिस द स्टडी हैज ए रिसर्च प्रपोजल, कुछ भी स्टडी एम्ड एट इन्वेस्टिगेटिव, आगे तो कुछ भी करके आप अपनी चीज को स्टार्टअप लाइंस हैं, स्टार्टर्स हैं, द स्टडी एड्रेसेस द इम्पैक्ट, जो भी आप, तो इस तरह करके स्टार्टअप ले सकते हैं आप। अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 100-150 अल्फाज, मैक्सिमम 200 वर्ड से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए आपका एब्स्ट्रैक्ट। सेकंड हेडिंग जो आपकी होनी चाहिए वो ऑफ कोर्स आपका बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द योर रिसर्च प्रपोजल कि कोई भी इवेल्युएटर है, जब आप डिफेंस करने बैठे हैं, आपको जाहिर बात है जब हेडिंग एब्स्ट्रैक्ट तो बिल्कुल लास्ट में हम लेकिन मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और पहली हेडिंग जो आपकी स्टडी की है वो बैकग्राउंड ऑफ प्रॉब्लम है, कि आपको को अपनी स्टडी को डेवलपमेंट, आप कैसे ये स्टडी को जस्टिफाई कर सकें, आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट द उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका जो भी उस टॉपिक का या जो भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन की है उसका उसकी उसकी बैकग्राउंड, उसका उसको डेवलप करना आपको पता होना चाहिए, ताकि आपने क्यों, ऐसा कौन सा गैप्स था जिसको आप फिल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी सिग्निफिकेंस थी जिसको आपने चूज किया है। तो कोशिश करेंगे अपना बैकग्राउंड पर जब लिखें आप उसको स्टार्ट करें, स्टार्ट विद ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर रिसर्च एरिया, तो उस एरिया के बारे में आप ब्रीफ लिखें, बैकग्राउंड डेवलप करें, ताकि रिव्यूअर्स को और आपको भी जो है वो उसका जो है पता चला गया कि जनाब आप क्या करना चाह रहे हैं। फिर उसके उसके जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं उस फील्ड के, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, उसको एक दो पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में डिस्कस करें। फिर कॉन्टेक्स्ट जो है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप काम कर रहे हैं, व्हाई यू चूज टॉपिक इज रेलिवेंट और वर्थी इन्वेस्टिगेशन,
आगे अलग से हेडिंग तो है हमारी सिग्निफिकेंसी, लेकिन यहाँ आप उसको अपने टॉपिक से जो है रिलेट करें कि आपने ये आपका एरिया है जिसका बैकग्राउंड लिख रहे हैं तो कितनी बढ़ती है। इससे क्या होगा, ये सब स्टेप बाय स्टेप लिखने से आपके गैप्स भी आइडेंटिफाई हो रहे होंगे, आप अपनी प्रॉब्लम को जो है वो डेवलप भी कर रहे होंगे। मेरी प्रॉब्लम का ये जो बैकग्राउंड डेवलप कर रहा हूँ, इससे आपकी स्टडी जस्टिफाई हो रही होगी। फिर लास्ट में अगर उसमें जारी बात है, ऑफ कोर्स आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं कोशिश करें कोई कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा हो, कुछ ट्रेंड्स हो, कोई अहम इवेंट्स हो जो जस्टिफाई कर रहे हो आप, और जिससे आपका बैकग्राउंड डेवलप हो रहा हो, तो आप कोशिश करें कि अपनी उस प्रॉब्लम को सिग्निफिकेंस करने के लिए जरूरी है। तो इन तीन चार चीजों को फोकस करें तो ताकि आपका बैकग्राउंड जो है वो डेवलप। अच्छा, कोई इसमें कोई ऐसे वर्ड्स की लिमिट नहीं है, लेकिन जाहिर बात है जब चार पांच चीजों को कवर करते हैं तो आप दो ढाई पेज में आप अपना बैकग्राउंड जो है वो जो उस पर आ ही जाता है, इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। सेकंड हेडिंग जो आपकी रिसर्च प्रपोजल में आपकी होनी चाहिए वो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। एक्चुअली स्टेटमेंट प्रॉब्लम के व्हाट इज योर एक्चुअल प्रॉब्लम। एक तो आपने टॉपिक डिसाइड किया है, आपका टॉपिक फॉर एग्जाम्पल आपने बायलिटरल रिलेशन को फोकस किया है, और बायलिटरल रिलेशन फॉर मैंने कहा मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, डिफेंस रिलेशन, या किसी भी किस्म के रिलेशन के किसी एक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने सेलेक्ट कर लिया, एक या दो को, फिर आपने 9/11 के बाद सर्च कर लिया, फिर यहाँ आपने तालिबान एरा डिसाइड कर लिया, कोई भी आपने एरा अपनी लिमिटेशन स्टडी को कर लिया आपने, तो आपने टॉपिक तो डिसाइड किया, लेकिन उस टॉपिक में मजीद क्या करना है, ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम में आप इसको बताएंगे क्लियरली, आप चीजों को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रहे हैं आप, के माइंड में क्या है, कौन सा ऐसा इशू है जिसको आप यू वांट टू रेज और यू वांट टू एड्रेस इन योर रिसर्च इन योर, कौन सी ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम है कि ये जो आप एड्रेस करना चाहते हैं अपने थीसिस के अंदर, वो आपने यहाँ मेंशन करनी है आपने, और आपको फोकस रहना है। जितनी भी हेडिंग्स है हमारी रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट की, इसके नतीजे में आपके माइंड में भी क्लियरिटी डेवलप होगी, और जो रिव्यूअर होगा, जो आपको इस पढ़ने वाला होगा, जो आपका डिफेंस प्रपोजल सुनने वाला होगा, ऑफ कोर्स उसके अंदर भी क्लियरिटी की तो ये सब चीजें बेसिकली जो हमारा स्कॉलर है जब वो ये काम कर रहा होगा, डेफिनेटली सारी हेडिंग्स, जो हर हेडिंग का अपना एक स्कोप है, हर हेडिंग की अपनी एक लिमिटेशन है, कोई हेडिंग किसी को ओवरलैप नहीं कर रही है, हर हेडिंग की अपनी जगह सिग्निफिकेंस है, और उसको उसको अंडरस्टैंड करना आपका काम है। उसको उसको क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखें, वो क्लियरली आप बिल्कुल और जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी अपनी स्टडी के हवाले से, जितनी क्लियरिटी होगी, उतनी क्लियरिटी के साथ अपना अपना थीसिस अपनी स्टडी अपना उसको फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज आप यू विल नेवर फोकस ऑन योर स्टडी, आप यू यू विल कंफ्यूज कि भाई मेरे क्वेश्चंस तो हैं ऑब्जेक्टिव, बट स्टिल रिमेन आई एम कंफ्यूज व्हाट आई हैव टू डू। तो ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, ये यहाँ आपने एड्रेस करना है कि दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज आई प्रॉब्लम आई वांट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इन माई स्टडी। तो आपको अपनी इसमें क्लियरली आपने मेंशन करना है कि मेरा इशू क्या है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, जिसको मैं हल करना चाहता हूँ, और आपने फोकस वो काम करना है, आपने यहाँ लिखना है आपने। फिर इसके अंदर एक दो लाइन अगर आप समझें कि जो नॉलेज गैप्स है, कि आपकी स्टडी से कौन सा गैप है जो फिल होगा, ये भी आपने इसको भी अपने अपने सामने रखना होगा कि भाई ये कौन सा नॉलेज गैप है। जाहिर बात है आपने जब काम करने बैठेंगे तो यहाँ पर आपने नॉलेज गैप्स को फिल करने की बात करनी है कि आपने ऐसा कौन सा गैप आइडेंटिफाई किया था जिसको जरूरत थी जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, तो इसलिए आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, इसलिए आप ये प्रॉब्लम जो है एड्रेस कर रहे हैं। फिर उसको जो है एक्सप्लेन करें कि वाई रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट फॉर एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग इन योर फील्ड। इसको भी जरा कंप्रीहेंसिव अपने माइंड में रखें, ये लास्ट दो चीजों को रखें और फोकस रहें, और असल जो चीज है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो एम को एड्रेस करें, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, और उसको अपने माइंड में रखना है, अपने अपने जो किस इशू को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपकी स्टडी के अंदर, तो कौन सा ऐसा गैप है जो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने से रह गया जिसको आप कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। हम अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर थेरीज के अंदर जो है वो सॉरी स्टडीज रिसर्च के अंदर थेरी का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी कि आपकी स्टडी कि आपकी स्टडी को कौन सी थीरी जो है वो रेलिवेंट है, कि ये रेलिवेंट है, रेलिवेंट बनाते हैं, रेलिवेंट उसको करते हैं, या थ्योरी आप डेवलप भी करते हैं, या किस थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसका नहीं कर रहे हैं,
कितनी थ्योरी आपके रेलिवेंट है, उसमें से कौन सूटेबल थ्योरी है अपनी स्टडी में। तो आप उस थ्योरी का जो है इसमें इससे इसके लिए जरूरी है कि आपकी थ्योरीज पे कमांड हो, आपकी आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज है वो जितनी स्ट्रांग होंगी, आप उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर उसी तरह कर सकेंगे। आपने थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको एक्सप्लेन करें, और उसको जो है अप्लाई करें कि जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, जो एसओपी में, रिसर्च क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में आपने जिन इश्यूज को जो है आपने हाईलाइट्स किया है, आप उसको अपनी थ्योरी के साथ अप्लाई करें और उसके यहाँ रिलेट करें। अ, अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम, जहां आपने एक पैराग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया, क्लियरली अपनी प्रॉब्लम को ड्रेस कर लिया, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, आपके ऑब्जेक्टिव, अपने क्वेश्चन, ये अलाइंड होने चाहिए एक साथ। इनकी आपस में इन कनेक्शंस होने चाहिए। पता लगा स्टेट आप जो इशू ड्रेस करना चाहते हैं वो कुछ और ड्रेस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ हो रहे हैं आपके, रिसर्च क्वेश्चन कुछ हो रहे हैं आपके। तो इन इनकी चीजें आपस में अलाइन होनी चाहिए। तो जो आपके ओवरऑल आपका स्टडी का जो पर्पस है, आप उसको द स्टडी जो ओवरऑल आपकी है, आप उसको एक लाइन लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। फिर अपनी मजीद बुलेट्स में द स्टडी हैज फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आप मजीद उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और ये अलाइंड होने चाहिए आपके रिसर्च क्वेश्चन से। और आपकी जो इंटायर रिसर्च है, जहाँ तो रिसर्च क्वेश्चन आपकी मेन चीज़ है, यहाँ हाइपोथेसिस आपके जो हैं आपने सिलेक्ट किए हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये उनसे अलाइन होने चाहिए। और आप जो है उसको ब्रेक डाउन करें बुलेट्स में, उसको टू एनालाइज, क्या एनालाइज करना चाहिए, टू एग्जामिन, टू इन्वेस्टिगेट, टू एनालाइज, जो भी करना चाहें आप उसको अपने रिसर्च क्वेश्चन को मजीद उसको ब्रेक थ्रू ब्रेक डाउन करके जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं आपने, और बुलेट्स की शेप में, ताकि किसी को क्वेश्चन तो आपने क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपने बिल्कुल बुलेट्स में लिखेंगे और क्लियरली, ताकि इसको मजीद कम्प्रिहेंसिव हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि आर योर व्हाट आर योर व्हाट आर डू यू हैव ऑब्जेक्टिव इन योर स्टडी। और अगर आपके पास दो क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव 4-5 लिख दिए, ताकि आप क्लियरली जो है चीज को अंडरस्टैंड कर सकें खुद भी और रिव्यू को भी। रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस दोनों भी रख सकते हैं आप। वैसे जब क्वालिटेटिव स्टडीज करते हैं तो ज्यादातर हम रिसर्च क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस भी लोग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस ज्यादातर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग हैं वहाँ, और भी क्वांटिटेटिव स्टडी करनी हो आपने तो आप हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, या मिक्स मेथड यूज करना हो आपने तो दोनों चीजें भी यूज कर ले जाते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन को जो है वो जारी बात है आपको क्लियर और कंसाइज रिसर्च क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल जो आपके जो टॉपिक है जो आपने डिसाइड किया उसके अंदर, जब हम टॉपिक तो जो आप भी पढ़ते हैं रिसर्च आर्टिकल थीसिस पढ़ें, तो लोगों ने टॉपिक तो, लेकिन असल चीज जो उसमें वो ड्रेस करना चाह रहा होता है वो उसके रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, उसके एसओपी होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन तीनों को देख के हमें अंदाजा होता है कि स्टूडेंट करना क्या चाहता है। और फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट आपको बता रहा होता है कि आप क्या चीज ड्रेस कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स क्या है, कंक्लूड क्या किया आपने। एब्स्ट्रैक्ट भी चीजों में कंप्रिहेंसिव डिटेल हमें दे रहे होते हैं। फिर क्वेश्चंस का इस्तेमाल जब भी हम क्या करते हैं, कोशिश करें क्वेश्चन जो है वो वट वाले, और बाकी क्वेश्चन जो है बहुत वीक होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन जो है वाई और हाउ से है, और ये शो कर रहा होगा कि आपकी स्टडी जो है बहुत डेप्थ स्टडी है आपकी, आप बहुत कंप्रिहेंसिव, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है आपका, जितना वाई और हाउ के क्वेश्चन आप यूज करेंगे वो क्वेश्चन उतने स्ट्रॉन्ग होंगे रिसर्च के अंदर। आप खुद भी सोचें जरा, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन आपसे हाउ से या वाई से करूं, तो आप उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं करूं वाई आर यू डूइंग, वाई डिड यू सिलेक्ट दिस टॉपिक, मैं बोलूं व्हाट इज दिस टॉपिक, और व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस टॉपिक, हाउ डू यू फॉर्मुलेट। मैं कुछ भी ऐसे करूंगा तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी इन डिटेल। अगर इफ आई आस्क व्हाट इज दिस, तो आपका बहुत इन शॉर्ट आंसर होगा, सर दिस इज दिस वन, ओके। बट जब वाई और हाउ का इस्तेमाल करूंगा तो ऑफ कोर्स आपको एक एक्सप्लेन में मे बी आपको एविडेंसेस देना पड़े, आपको एग्जांपल देना पड़े, तो आपको चीजों को जो है आप जो है कर सकते हैं। तो ये फिर आप स्टेट, और जो भी आपका हाइपोथेसिस मैंने कहा आपको अगर आप उसमें रखेंगे तो वो ऐसे एम्फसाइज रिलेशनशिप बिटवीन जो आपके ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस का भी होना चाहिए, वो अलाइन होने चाहिए आपके। मैं क्विकली बढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम जो है वो 11:30 हो गया। लिटरेचर रिव्यू देखिए, यहाँ जो लिटरेचर रिव्यू है रिसर्च प्रपोजल में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की पूरी हेडिंग है। यहाँ क्या करना है देखिए, ऑफ कोर्स लिटरेचर कैसे करते हैं, यहाँ आपने बिल्कुल कंजर्वेटिव स्टाइल में लिटरेचर करना है। आपने तमाम जो आपके एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको सम अप करके अपनी टॉपिक में जो मेन उनकी फाइंडिंग्स हैं, जो गैप्स आप देख रहे हैं,
और जिन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है उनको भी इंटैक्ट साइटेशन भी करें ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। प्रीवियसली जो स्टडी आपके करीब करीब आपके रिसर्च एरिया की हुई हुई है वो आप यहाँ सम अप करके आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने, मेरा ख्याल है कि यहाँ कुछ किताबों के रेफरेंसेस आने चाहिए, कुछ बड़े स्कॉलर्स के इंटरव्यूज के भी रेफरेंस आने चाहिए, उनकी भी उनका भी लिटरेचर रिव्यू उसके उसका भी आना चाहिए। फिर बहुत सारे जितने रिसर्च आर्टिकल, इससे अंदाजा होता है कि स्टूडेंट जो है जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर रहा है, ही और शी जो है नो अबाउट, और कि हाउ मेनी रिसर्च पेपर और बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। स्टूडेंट जो है ही और शी रीड अबाउट, और उसने जो है काफी सारा पढ़ा है और वो जानता है, और जितना एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको पता है मेन स्कॉलर्स कौन है, उस एरिया के मेन एक्सपर्ट्स कौन है। इससे आइडिया होता है जितनी साइटेशन है जितना चीजों को इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी स्टडी पे कमांड आएगी, इससे आपकी क्लियरिटी डेवलप होगी, और इससे रिव्यू का अंदाजा होगा कि स्टूडेंट्स की कितनी कमांड है, इसने कितना लिटरेचर यूज किया है। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है आप लिखने की कोशिश करें, जितना भी आपके करीब तरी जो रिसर्च हैं उनको जरूर साइट करें। इसकी कोई वो नहीं है कि आप 50-60 पेज में ले जाएं, बस कोशिश करें कि कोई 15-20 रिसर्च आर्टिकल या 20-25 रिसर्च आर्टिकल को साइट करें, कुछ 2-4 बुक्स हो जाएं, कुछ थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हो जाएं, तो 8-10 पेज मिला के इस तरह कुछ बन जाए। ये सारा लिटरेचर आपके थीसिस में काम आएगा। ये पूरा जो लिख रहे हैं ये सब आपका थीसिस अभी से बनना शुरू हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हेडिंग है रिसर्च मेथोडोलॉजी। यहाँ सिंपल एक पैराग्राफ कि आपका रिसर्च डिजाइन कौन सा है, कि आपने कौन सा मेथड यूज कर, डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर कौन सा आपने अडॉप्ट करेंगे अपनी स्टडी के अंदर। फिर जो भी किया है उसके लिए जो रिसर्च क्वेश्चन, जो अपने रिसर्च क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपने जो चूज किया है, जो एसओपी है, ऑब्जेक्टिव है, तो जो मेथड होगा ऑफ कोर्स आपका कि वो उसको सपोर्ट करने वाला हो, वो रिसर्च डिजाइन जो आपके सपोर्टिव हो, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स मेथड है, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा आपका, क्या सर्वेस करेंगे, कंटेंट एनालिसिस करेंगे, इंटरनेट के सोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसके अंदर एथिकल कंसिडरेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। फिर अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी है। उन 3-4 बातों का ख्याल रखना होगा आपने, कि अब सबसे पहले कि आप इनको एक्सप्लेन करें कि भाई आपका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या, आपके रिसर्च इसका आपकी रिसर्च का क्या पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, जो जिन स्टेट्स पे जिन पे काम कर रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो प्रैक्टिशनर जो होंगे, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, आपने जिस थ्योरी में, उस थ्योरी में कौन सी कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये आपने एक आध पैराग्राफ सिग्निफिकेंस का आपने करना होगा। फिर जारी बात है आपकी स्टडी से बेनिफिशियल स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे, कैसे होंगे। फिर अपना जो जारी बात है आपकी जो स्टडी होगी वो ऑफ कोर्स ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ योर रिसर्च बियॉन्ड एकेडमिया भी होगी, जारी बात है खाली एकेडमिया के लिए होगी और कॉलेज लोगों के लिए होगी। इन 3-4 बातों का ध्यान देना होगा जब आप सिग्निफिकेंट स्टडी करेंगे। स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, आपको क्लियरली जो है वो डिफाइन कर ले कि आपकी बाउंड्रीज कौन सी हैं। देखिए मैंने जितनी हेडिंग्स जो है अभी तक डिस्क्राइब की हैं, पहली जो है वो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, उसमें बिल्कुल डिफरेंट चीज को आपने अपना बैकग्राउंड डेवलप करना है कि स्टडी को जो आपने सिलेक्ट की है ताकि एक जस्टिफाइएबल हो जाए। स्टेटमेंट प्रॉब्लम जहां आपने अपने इशू को एड्रेस करना है आपने, आप फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जहां आप, और रिसर्च क्वेश्चंस, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, सिग्निफिकेंट एंड देन स्कोप। तमाम हेडिंग्स की अपनी अपनी लिमिटेशन है, अपना अपना स्कोप है। ये स्कोप एंड लिमिटेशन हेडिंग है, ये बाउंड्रीज यहाँ इस हेडिंग में आपने एक पैराग्राफ लिखना है कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया कि अब उसकी बाउंड्रीज आफ्टर 9/11 है। एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो 2001 से लेकर 2020 तक काम करेगा। एक स्टूडेंट ने कहा मैं सिर्फ बायलिटरल रिलेशन को फोकस करूंगा, एक ने कहा मैं सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन को फोकस करूंगा। तो जो बाउंड्रीज को डिसाइड करना, चाहे वो एरा की सूरत में हो, बायलिटरल रिलेशन हो, या कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल्स की सूरत में हो, चाहे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सूरत में हो, तो आप अपनी इस पैराग्राफ में आपको लिखना होगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या है स्टडी की, और क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, और जो भी इसमें पोटेंशियल चैलेंजेस, जो लिमिटेशन आपकी लिमिटेशन के ऊपर उसको जो चैलेंजेस आएंगे उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप। और फिर एक्नॉलेज करें कोई यानी कोई उसको, मैंने आपको बताया टू टाइम सोर्सेज एक्सेस डेटा कैसे करें। फिर इस सारे काम जो करेंगे कि आपका स्कोप जो है, जारी बात है स्कोप और लिमिटेशन दोनों एक ही हेडिंग है, कि इस सब चीजों के आपके ज्योग्राफिकल बाउंडिंग क्या है, चीजें क्या है, आप यहाँ को बाउंड कर ले, लिमिटेड कर ले, ताकि आपकी स्टडी को मजीद वो जस्टिफाई हो सके कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपने क्या लाइन ड्रॉ की है, क्या आपकी रेड लाइन है, क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स है, ये सेकंड लास्ट हेडिंग है अपनी।
जो आपने मेन आपके जो मेन टर्म्स हैं, चाहे वो आपके रिसर्च प्रॉब्लम में इस्तेमाल हुई हो या आपके थीसिस में इस्तेमाल होंगी या कोई रिसर्च सिनेप्सिस में या प्रपोजल में इस्तेमाल, उसको चाहे चार पांच छः जो भी आपकी टर्म्स हो, उनको डिस्क्राइब कर लें आप कि यहाँ आपका क्या मीनिंग है। और फिर जाहिर बात है, आमतौर पे थीसिस में हम तो पूरी ग्लोसरी की लिस्ट बना लेते हैं, तो वो अलग से क्रिएट की जा सकती है, लेकिन यहाँ डिफाइन डेफिनेशन की टर्म्स का है। थीसिस में ऐसी मेन चीजें हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके टॉपिक्स में या रिसर्च प्रॉब्लम जो सिलेक्ट की है उसके अंदर मेन प्रॉब्लम्स हैं, उसको देख लें, उसमें कुछ चीज़ों को डिफाइन करना जरूरी है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। और एंड द लास्ट जो है, आपको अपनी रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ऑफ कोर्स जब आपने लिटरेचर व्यू करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी आप करेंगे, वहाँ आप कोई क्वांटिटेटिव डेटा या स्टेटिस्टिक्स यूज करेंगे, कोई ट्रे डेटा यूज करेंगे, या कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली आप जो है वो इंटेक्स साइटेशन करेंगे। तो कोई भी एपीए एमएल शिकागो कोई भी स्टाइल जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसका इस्तेमाल करो। एंड में जो है पूरी बिब्लियोग्राफिकल लिस्ट जो है वो आप जो है वो रखेंगे, तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत मुख्तसर सा मैंने, और ये सब करने के बाद आप आखिर में जो है वो अपना रिसर्च प्रपोज एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ड्रॉ करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले आएगा, और मैं आपको वो इसका पूरा 2-3 पेज का जो प्रपोजल है फॉर्मेट है मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। क्योंकि आपके पास जो है वो आप चाहें तो आप 20 मिनट है, क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं।